हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उन वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है। तो देखो, पढ़ो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन्होंने कही है पहले तो हमें जो नीचे सिचुएशन दे रखी है, मतलब कि जो हमें लैंग्वेज दे रखी है उसको पढ़कर पहले तो हमें लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है उन्हें, फिर इनको हमें सॉल्व करना है किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो फिर थर्ड का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। थर्ड के फर्स्ट पार्ट में बोला है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। मतलब कि दो नंबर हैं हमारे पास, उनका जो डिफरेंस है, मतलब कि जो उनका मतलब कि माइनस करते हैं अगर उनको, तो किसके बराबर बैठता है, 26 के बराबर। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर और फाइंड देम। मतलब कि जो दूसरा पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स है और हमें निकाल कर दिखाने हैं वो नंबर कौन कौन से हैं। तो एक बार आसान भाषा में समझा देता हूँ। उन्होंने बोला है कि कोई हमारे पास दो नंबर हैं, उनका जो डिफरेंस है वो हमारा 26 है और जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है, मतलब कि 3 टाइम्स है। सही है ना। तो लेट करते हैं पहले। ये है हमारा 3 का फर्स्ट पार्ट। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। हमने मान लिया क्या है, फर्स्ट नंबर हमारा x है। ऐसे ही लेट द सेकंड नंबर बी y, है ना। अब उन्होंने बोला था कि भाई दोनों जो वो दो नंबर हैं हमारे पास और जिनका डिफरेंस जो है वो कितना है, 26 है। तो देखते हैं एक बार। ये रहा पहला नंबर और ये रहा दूसरा नंबर, इनका डिफरेंस कर देते हैं। डिफरेंस मतलब घटा देते हैं इनको, तो किसके बराबर बैठता है, 26 के। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरे केस में बोला था जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर का 3 गुना है, मतलब कि 3 टाइम्स है। किसका, सेकंड नंबर का। तो जो फर्स्ट नंबर है हमारा वो सेकंड नंबर का, मतलब सेकंड नंबर क्या है हमारा y, इसका कितना है, 3 गुना है इसका, ये बोला उन्होंने। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो दोनों केसों को हमने लगा दिया। उन्होंने बोला था कि भाई दोनों जो हमारे पास नंबर हैं उनका जो डिफरेंस है वो हमारा 26 है। तो दोनों का डिफरेंस किसके बराबर कर दिया हमने, 26 के बराबर। फिर उन्होंने बोला था जो पहला नंबर है ना वो दूसरे नंबर का 3 गुना है, तो इसलिए 3 की इंटू कर दी। सही है ना। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड हम पिछले अभी सवाल करके आए हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, उसमें मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, या किसी भी इक्वेशन से x या y की एक टेम्परेरी वैल्यू निकाल देते हैं हम, फिर उसको हम जिस इक्वेशन से निकाल लिया उसमें न रखकर दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं। तो देखो यहाँ तो x की वैल्यू निकली पड़ी है डायरेक्ट, x = 3y। x की वैल्यू किसमें पुट कर दो, इक्वेशन सेकंड में। तो देखो हम किससे कर रहे हैं, फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, x - y = 26। x की वैल्यू हमने कितनी निकाली हुई है, x बराबर 3y। तो यहाँ रख दो, x का कितना रख दो, 3y माइनस का y = 26। अब 3y में से एक y गए, कितना हो जाएंगे, 2y = 26। y की वैल्यू निकाल लो तो कितना हो जाएगा, 26/2। इससे ये काट दिया तो y बराबर कितना हो गया, 13। y की वैल्यू आ गई हमारी 13। अब इसको किसी भी इक्वेशन में रख दो, वहां से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो समीकरण सेकंड में रख दो, मतलब कि इक्वेशन सेकंड में रख दो। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन है हमारी x = 3y। तो देखो x = 3 हमारा ऐसे का ऐसी है, y की वैल्यू ये रही कितनी है, 13, तो 13 रख दी। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 39। तो x की वैल्यू हमारी निकल गई 39 और हमारी y की वैल्यू कितनी निकल गई, 13। तो देखो इन्होंने जो कंडीशन बोली थी उन्हीं कंडीशन को हमने अप्लाई करा है।
उन्होंने बोला था कि दोनों नंबरों का जो डिफरेंस है वो 26 के बराबर है, तो 26 के बराबर रख दिया। फिर उन्होंने बोला था जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है, तो दूसरे नंबर का 3 गुना कर दिया। अब हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो किसी भी एक इक्वेशन से x और y की, x या y की किसी की भी टेम्परेरी वैल्यू निकाल देते हैं। टेम्परेरी वैल्यू का मतलब होता है वो हमें नंबर में नहीं आती, वो x y में आती है। जैसे हमने x की वैल्यू निकाली थी, यहाँ कितनी आई 3y, तो x की वैल्यू को हमने दूसरी इक्वेशन में रख दिया, तो वहां से हमारी y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू को किसी में भी उठा कर रख दो, वहां से x की वैल्यू आ गई। सही है। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में बोला है इसके द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड देम। इन्होंने बोला है लार्जर मतलब बड़ा, जो हमारे पास बड़ा एंगल है, जो हमारा बड़ा वाला एंगल है ना, वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री बड़ा है, मतलब कि 18 डिग्री। एक्सीड का मतलब होता है बड़ा, एक्सीड का मतलब होता है बड़ा होना। तो इन्होंने बोला है जो लार्जर नंबर जो है ना वो स्मॉलर नंबर से 18 डिग्री बड़ा है। दोबारा सुनो, इन्होंने बोला है जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर से 18 डिग्री बड़ा है। तो बताओ कि जो हमारे जो दोनों एंगल कितने कितने एंगल है हमारे, है ना। तो पहले तो उन्होंने ये बोला है कि लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर, पहले हमें जो निकालना होता है उसी को लेट कर लेते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। तो लेट कर लेंगे, लेट द लार्जर नंबर बी एक्स। हमने मान लिया बड़ा वाला नंबर कौन सा है, एक्स। ऐसे ही लेट द स्मॉलर नंबर बी वाई, ये मान लिया हमने। फिर उन्होंने बोला था कि जो बड़ा वाला एंगल है ना, मतलब कि जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर से 18 डिग्री बड़ा है। कौन बड़ा है, लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर कितना है, एक्स। एक्स किसके बराबर होगा, स्मॉलर नंबर से कितना बड़ा है वो 18 डिग्री, तो प्लस में 18 कर दो। y को इधर ले आओ, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 18 डिग्री। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड में बोला था कि जो दोनों एंगल जो है ना वो सप्लीमेंट्री हैं, तो इसका भी यूज करेंगे हम। अब हम पता है कि दो नंबर अगर सप्लीमेंट्री होते हैं तो उनका सम जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। इन्होंने बोला था ना कि जो हमारे दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है ना उसमें से बड़ा वाला जो एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। तो सप्लीमेंट्री एंगल की बात हुई है तो दोनों एंगलों का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। तो यहाँ से देख लो, ये रहा पहला एंगल और ये दूसरा एंगल, अगर इन दोनों को सम करेंगे हम तो किसके बराबर बैठेगा, 180 के। क्यों, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगलों का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब देखो मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम किसी भी इक्वेशन से x या y की वैल्यू एक टेम्परेरी वैल्यू निकाल देते हैं। जैसे मान लो मैं फर्स्ट से निकाल रहा हूं, मैं, तो फर्स्ट इक्वेशन है मेरी x माइनस वाई इक्वल टू 18। x को ऐसे रहने दो, y उधर चला जाएगा, तो 18 प्लस वाई, ये आ गई मेरी x की टेम्परेरी वैल्यू। इसको किस में रख दूंगा मैं, समीकरण इक्वेशन सेकंड में, क्योंकि मैंने फर्स्ट से निकाली है वैल्यू। जिससे हम निकालते हैं उसमें ना रखकर दूसरी इक्वेशन में रखते हैं, तो इसको रख देंगे सेकंड में। सेकंड इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू में 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी है 18 प्लस वाई, तो x की जगह कितना रख दो 18 प्लस वाई, और प्लस का y, ये वाला y तो ऐसा कैसी है, और ये 18 डिग्री, वो 180 डिग्री। अब 18 को उधर ले आओ और y और y कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू में, ये 18 उधर पहुंच जाएगा, तो 180 ऐसे का ऐसी है, ये 18 उधर जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। सही है। अब देखो इधर है हमारा 2y इक्वल टू में 180 में से 18 माइनस करेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारा 162 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 162 अपॉन 2, इससे ये माइनस कर दिया तो 81। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 81, मतलब कि जो हमारा छोटा वाला एंगल है, मतलब कि जो हमारा स्मॉलर एंगल है वो कितना आ गया 81 डिग्री। अब इसको किसी में भी रख दो, मान लो हम इसमें रख रहे हैं फ्रॉम सेकंड में, तो फ्रॉम सेकंड, वो सेकंड इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू में 180 डिग्री।
अब देखो x तो ऐसे का ऐसे ही है, y की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी 18 1 डिग्री और 180। अब देखो 81 को उधर ले जाओ तो 180 माइनस 81 तो यह जाएगा x इक्वल टू में 99। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 99 डिग्री। अब तो देखो अब हम कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। हमें बोल रहा था कि जो पहला वाला जो लार्जर नंबर है ना, जो सॉरी लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री बड़ा है, मतलब कि 18 डिग्री बड़ा है। तो देखो ये जो लार्जर नंबर है ये इससे 18 डिग्री बड़ा है ना, है तो ये भी कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है, सही है ना। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ये भी हो चुका। चलते हैं थर्ड पर। अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पर, पढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला है इन्होंने, बोला है थर्ड पार्ट में द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायस 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,800 रुपीज। मतलब कि इन्होंने बोला कि कोई क्रिकेट टीम के कोच हैं जो 7 बैट और 6 बॉल खरीदते हैं तो 3800 रुपए के बैठते हैं। बिल जो बैठता है कितने का बैठता है 3800 रुपए का। फिर आगे बोला उन्होंने लेटर सी बायस 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1,750 रुपीज। मतलब कि अब वो क्या करते हैं दूसरी बार में 3 बैट खरीदते हैं और 5 बॉल खरीदते हैं तो कितने रुपए के बैठते हैं 1750 रुपए के बैठते हैं। बताओ फाइंड द कोच ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। मतलब कि बताओ कि भाई एक बैट और एक बॉल का जो कॉस्ट है वो कितने रुपया है, वो कितने रुपए है, हमें ये बताना है। तो देखो जो पूछते हैं ना हम उन्हीं को ही लेट कर लेते हैं। देखो ये थर्ड का थर्ड पार्ट है, इसमें पूछा इन्होंने कि एक बैट का कॉस्ट कितना है तो हम लेट कर लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट। मतलब कि बैट का जो कॉस्ट है वो कितना है x रुपए। मतलब कि एक बैट जो है कितने रुपए का है x रुपए का। ऐसे ही लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, मतलब कि एक बॉल का कॉस्ट कितना हो जाएगा y रुपए। अब आगे क्या बोला, फर्स्ट केस में उन्होंने बोला कि भाई उन्होंने 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी और वो कितने रुपए की बैठी, वो कितने 3800 रुपए की बैठी। तो देखो भाई अगर कोई 10 रुपए का बिस्किट है और अगर हम 2 बिस्किट खरीदते हैं तो हम जो दुकानदार है उसको कितने रुपए देंगे 20 रुपए। क्यों, क्योंकि एक जो क्वांटिटी का जो मतलब कि कॉस्ट था वो हमारा था 10 रुपए और हमने कितनी क्वांटिटी खरीदी 2, है ना, तो उसकी इंटू कर देते हैं, टोटल बिल के बराबर आ जाता है। तो ऐसे ही देखो हमने क्वांटिटी बैट की कितनी खरीदी 7 बैट खरीदे हमने। अब 7 की x में, क्योंकि एक बैट कितने रुपए का है x रुपए का, तो क्या आ जाएगा बैटों का प्राइस आ जाएगा। तो कितने रुपए के बैट बैठेंगे 7x, क्योंकि 7 बैट खरीदे हमने। फिर उन्होंने बोला कि भाई क्या करते हैं वो 6 बॉल खरीदते हैं तो एक बॉल y रुपए की है तो 6 बॉल कितने रुपए की हो जाएंगी 6y रुपए की। टोटल बिल कितना बैठता है 3800 रुपए। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसके बाद उन्होंने बोला कि अब की बार वो 3 बैट खरीद रहे हैं और 5 बॉल खरीद रहे हैं तो 3 बैट कितने रुपए के 3x प्लस 5 बॉल 5y इक्वल टू में ये कितने के बैठते हैं 1750 रुपए के बैठते हैं। बताओ कि भाई दोनों मतलब कि एक बैट और एक बॉल जो है वो कितने कितने रुपए की है। तो देखो भाई हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का, क्योंकि उन्होंने बोल रखा है कि इन इक्वेशन को आप सॉल्व करिए किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो मैंने बता रखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है उसमें से हम क्या करते हैं किसी भी इक्वेशन में से x या y किसी की भी एक की हम टेम्परेरी वैल्यू निकाल देते हैं और उसको दूसरी में रख देते हैं तो वहां से हमारी सही वाली वैल्यू आ जाती है। तो सही है ना। तो देखो मान लो फर्स्ट इक्वेशन से निकाल रहे हैं तो फर्स्ट इक्वेशन को उठा लो। तो देखो 7x प्लस 6y इक्वल टू में 3800, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। यहां से x की वैल्यू निकाल लो तो 7x तो ऐसी रहेगा, इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 3800 माइनस का 6y। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है तो 7 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 3800 माइनस का 6y और अपॉन में 7। ये x की आ गई टेम्परेरी वैल्यू, है ना, ये x की हमारी टेम्परेरी वैल्यू आ गई। ये हमने कहाँ से निकाली है इक्वेशन फर्स्ट से। तो हम अब किस में रख देंगे इसे x की वैल्यू को, इक्वेशन सेकंड में। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन हमारी है कितनी 3x प्लस 5y इक्वल टू में 1750।
अब देखो 3 हमारा ऐसे का ऐसी है, x की वैल्यू ये थी कितनी है 3800 माइनस का 6y और अपॉन में 7 और प्लस का 5y ऐसे का ऐसी लिख रहा है और इधर 1750 भी ऐसे का ऐसी लिखा हुआ है। तो देखो अब इसके इंटू कर दो अंदर, तो ये तो डबल जीरो तो ऐसे रहेंगे हमारे ये। अब 3 8 24 4 आ गया 2 हासिल का, 3 3 9 2 11, तो ये आ जाएगा हमारा 11,400 रुपये माइनस इसकी इंटू इसमें करेंगे तो 18y अपॉन में 7 और प्लस का 5y ऐसे का ऐसी है इक्वल टू में 1750। अब इसके नीचे बन करके हम क्या ले लेंगे एलसीएम। तो देखो 7 बन जा कितना होता है 7 बन जा 7, नीचे वाले की नीचे वाले इंटू और क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो 7 बन जा 7 और इसकी इंटू इसमें होगी तो ये आ जाएगा 11,400 माइनस का 18y, फिर इसकी इंटू इधर होगी तो प्लस का 7 पंजे 35y और इक्वल टू में 1750, ये आ गया हमारा, है ना। अब देखो इसके नीचे बनकर कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, सही है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इसकी इंटू इसमें हो जाएगी और ये ऐसे का ऐसी आ जाएगा। तो देखो ये हमारा तो ऐसे का ऐसी है 11,400 रुपये ऐसे का ऐसी है। 35 में से 18 गए तो क्या बचेंगे प्लस के 17, तो प्लस का आ जाएगा ये 17y इक्वल टू में। अब इसकी इंटू इधर कर दो तो ये तो ऐसी रहेगा 0, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 7 49 और 3 कितने हो गए 52, 2 5 हासिल का और 7 एकम 7 5 12, तो ये आ जाएगा 12,250 रुपये। अब देखो 17y को ऐसी रहने दो, इसको उधर भेज दो क्योंकि नंबर एक साइड और वेरिएबल एक साइड। तो 12,250 रुपये को माइनस कर दो किससे 11,400 रुपये। तो 17y इक्वल टू में इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस होकर 0 का 0 5 और ये 12 8 आ जाएगा ये, है ना, और बस इतना ही आ जाएगा। और y की वैल्यू निकालेंगे तो 850 अपॉन में y आ जाएगा। अब तो पता है 17 से कितनी बार हो जाएगा 5 बार में 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50 रुपीज़, 50 रुपये आ गई हमारी y की वैल्यू, है ना। अब इसको किसी भी इक्वेशन में रख दो, किसी भी इक्वेशन में रख दो इसको। मान लो मैं इसमें रख रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट में, तो फ्रॉम फर्स्ट पहली इक्वेशन है हमारी 7x + 6y इक्वल टू में 3800, यही इक्वेशन है हमारी, रखो इसमें। तो देखो 7x प्लस का 6 इंटू में y की वैल्यू कितनी है 50 और इक्वल टू में 3800 हमारा ऐसे का ऐसे। अब देखो 7x प्लस 300 इक्वल टू में 3800 और ये आ जाएगा हमारा 7x इक्वल टू में 300 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 3800 माइनस का 300 हो जाएगा ये, सही है। अब देखो ये तो 7x ऐसे का ऐसे ही है, 3800 में से 300 का कितने बचेंगे 3500 और x की वैल्यू निकालोगे तो 3500 अपॉन में 7, 7 पंजे 35 और ये 00, x की वैल्यू कितनी आ गई 500 रुपये, सही है। तो कुछ नहीं था, बस थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन थी इसकी। तो देखो उन्होंने बोला था, दोबारा सुनो, उन्होंने बोला था कि भाई जो हम 7 बैट खरीदते हैं और 6 बॉल खरीदते हैं तो 3800 रुपये के बैठते हैं। तो देखो एक बैट x रुपये का है तो 7 बैट हो गए 7x रुपये के, एक बॉल y रुपये की है तो 6 बैल कितनी की होगी 6 बॉल कितनी की होगी हमारी 6y, दोनों को प्लस करेंगे तो किसके बराबर बैठेगा 3800। फिर दूसरे कंडीशन में क्या बोला उन्होंने, दूसरे केस में क्या हुआ कि भाई अब की बार तो उन्होंने 3 बैट खरीदे, 3 बैट खरीदे और 5 बॉल खरीदी, वो कितने रुपए की थी 1750। फिर कैलकुलेट कर दिया हमने, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया, हमारा आंसर आ गया, सही है ना। अब चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पर, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, फोर्थ पार्ट पर। इन्होंने बोला है द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड ऑफ ई वो फॉर अ डिस्टेंस। इन्होंने बोला है कि एक कोई टैक्सी है जो चार्ज एक सिटी में चार्ज कैसे लेती है, एक तो उसका फिक्स चार्ज है और एक उसका पर किलोमीटर का चार्ज है, मतलब जितने किलोमीटर तुम चलोगे उतने उसके हिसाब से तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। फिर इन्होंने आगे लिखा है ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105, मतलब कि 105।
इन्होंने बोला कि एक हम 10 किलोमीटर तक गए तो हमने उसको 105 रुपए दिए, मतलब कि हमने जो बिल बैठा वो कितने रुपए बैठा, 105 रुपए। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अब की बार क्या हुआ, 15 किलोमीटर अब की बार गए हैं वो, उन्होंने कितनी जर्नी तय करी है, 15 किलोमीटर की जर्नी तय करी है ना। फिर द चार्ज पेड इज 155, अब की बार उनको कितने रुपए देने पड़े, 155 रुपीज देने पड़े। फिर इन्होंने बोला है व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, है ना, और हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। एक तो हमें ये बताना है कि उसका फिक्स चार्ज कितना था, और एक हमको बताना है कि पर किलोमीटर का चार्ज कितना है। और एक क्वेश्चन और जोड़ दिया उसमें, उन्होंने ये बोला है कि अगर कोई 25 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो देखो एक बार आसान भाषा में बड़े आराम से बता देता हूँ क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि किसी सिटी में अगर हम टैक्सी करते हैं तो उसका जो चार्ज का मेथड है वो दो है। एक तो उसका फिक्स चार्ज है, मतलब कि एक तो अगर हम उसको ले जाते हैं तो एक तो फिक्स चार्ज है कि इतना देना ही पड़ेगा हमें ले जाने का ही। फिर उसके बाद बोला कि जितना हम आगे बढ़ते रहेंगे उसके हिसाब से ही पैसे ऐड होते रहेंगे, क्योंकि पर किलोमीटर का भी चार्ज है उसका, है ना। तो वो बोलते हैं कि अगर पहले केस में अगर हम 10 किलोमीटर गए तो हमको देने पड़े 105 रुपये, फिर अब की बार 15 किलोमीटर गए तो देने पड़े हमको 155 रुपये, है ना। तो हमें बताओ फिक्स चार्ज कितना है उसका और उसका पर किलोमीटर का चार्ज कितना है। और हमें ये भी बताना है कि अब की बार अगर मान लो हम 25 किलोमीटर जाएं तो हमें कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, मतलब कितने रुपए उसको देने पड़ेंगे टैक्सी वाले को। तो देखो लेट करते हैं पहले फिक्स चार्ज को ही, क्योंकि यही पूछा है हमसे। तो देखो लेट करो, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स, हमने मान लिया उसका फिक्स चार्ज कितना है, x रुपए है। ऐसे ही लेट द पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज भी y रुपीज, और हमने लेट कर लिया कि उसके पर किलोमीटर मतलब कि हर 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो कितना लेता है, वो 22 रुपए लेता है। तो उन्होंने बोला फर्स्ट केस में बोला उन्होंने कि अगर हम 10 किलोमीटर जाते हैं तो हमको 105 रुपए देने पड़ते हैं। तो अगर मैं 10 किलोमीटर जाऊंगा तो कैसे कैसे पैसे देने पड़ेंगे, एक तो मुझे उसको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा और एक उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, 10 किलोमीटर का मतलब कि पर किलोमीटर का चार्ज भी देना पड़ेगा। 10 किलोमीटर गया हूं मैं, तो देखो एक तो उसको x रुपए तो सीधे सीधे देने पड़ेंगे क्योंकि ये तो फिक्स है, प्लस अब 10 किलोमीटर गया है और 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है, y रुपए, तो 10y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 105 रुपए। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी ये बन गई। ये समझ में आ गया ना। उन्होंने बोला था भाई एक तो फिक्स चार्ज देता है वो और पर किलोमीटर का चार्ज है उसका, है ना। तो देखो फिक्स चार्ज x रुपए तो उसे देने ही पड़ेंगे। अब 10 किलोमीटर गया है y रुपए के हिसाब से, तो 10y रुपए उसके जाने के किराया हो गया ये, प्लस टोटल बिल कितना बैठा, 105 रुपए। अब की बार क्या बोला कि अगर हम 15 किलोमीटर जाते हैं तो 155 रुपए देने पड़ते हैं। तो देखो जब अगर 15 किलोमीटर जाएगा तो फिक्स चार्ज तो जब भी देना पड़ेगा उसे, ये चार्ज तो फिक्स है। अगर ये तुम चलने गए, मुझे तुम ले जाओगे जब भी तुम्हें x रुपए तो देने ही पड़ेंगे, तो ये तो हमारा फिक्स है। प्लस ये हमारा x रुपए प्लस कितने किलोमीटर गए हैं, 15 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का किराया कितना है, y रुपए, इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 155 रुपए। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर देंगे, वहां से हमारी x की जो वैल्यू आएगी वो हमारा फिक्स चार्ज आएगा, y की जो वैल्यू आएगी वो पर किलोमीटर के चार्ज आएगा। आसान है। तो देखो पहले फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x प्लस 10y इक्वल टू में कितना है, 105 रुपए है। तो देखो x को ऐसे रहने दो, 10y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 105 माइनस का 10y, ये आ गया हमारा। अब इस x की वैल्यू को किस में पुट कर दो, फ्रॉम मतलब कि इक्वेशन सेकंड में। तो सेकंड इक्वेशन है हमारी x प्लस 15y इक्वल टू में 155। तो देखो x की वैल्यू कितनी है हमारी, ये रही 105 माइनस का 10y अब प्लस का 15y इक्वल टू में 155। तो कुछ नहीं करा, ये x की वैल्यू ये रख दी हमने और ये 15y ऐसे का ऐसी है। अब देखो ये तो हमारा ऐसी रहेगा 105, 15 में से 10 गए तो क्या बचेगा, प्लस का 5y और इक्वल टू में 155।
105 को उधर भेज दो, तो 5y इक्वल टू में 155 माइनस का 105, तो वो 5y इक्वल टू में ये कितना आ जाएगा घट के माइनस होकर 50, तो y की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन में 5, इससे ही काट देंगे तो y की वैल्यू आ गई 10। y की वैल्यू तो निकल गई। y की वैल्यू का मतलब क्या है, पर किलोमीटर का चार्ज निकल गया उसका, कि वो 1 किलोमीटर का चार्ज कितना लेता था। अब निकालना है हमें फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज कहाँ से निकलेगा, किसी भी इक्वेशन में रख दो। मान लो हम फ्रॉम मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस 10y इक्वल टू में 105। अब देखो x तो हमारा ऐसे का ऐसे 10 इंटू में y की वैल्यू कितनी आई, ये रही 10 इक्वल टू में 105। तो देखो x प्लस ये हो जाएगा हमारा 100 इक्वल टू में 105, 100 को उधर ले जाओ तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 105 माइनस का 100, x की वैल्यू आ गई 5 रुपये। मतलब कि जो उसका फिक्स चार्ज है वो कितना रुपए है, 5 रुपये। तो ये तो हमारा फिक्स चार्ज आ गया और ये हमारे आ गया पर किलोमीटर का चार्ज। अब वो कह रहे थे अगर हम 25 किलोमीटर की जर्नी करें तो कितना हमें बिल देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर की अगर वो जर्नी तय करेंगे तो फिक्स चार्ज देंगे वो, तो फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपये, तो 5 प्लस कितने किलोमीटर जा रहे हैं 25 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का किराया कितना है, ये रहा 10 रुपये, क्योंकि हमने मान रखा है ना पर किलोमीटर का चार्ज कितना है y रुपये, मतलब कि 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है y रुपये, और y की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ कितना रख देंगे हम 10, तो यह आ जाएगा 5 प्लस 250 और टोटल आ जाएगा हमारा 255 ऐड कर कर। तो ये मतलब कि अगर हम 25 किलोमीटर जाएं तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, 255 रुपए देने पड़ेंगे, मतलब कि 255 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी हमारा फिनिश हो चुका। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 पर, ओ सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट पर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, 5th पार्ट पर। इन्होंने बोला है इफ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। मतलब कि अगर हम किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन जो है 9/11 बन जाता है। फिर इसके बाद बोला इफ यदि 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। अगर हम फ्रैक्शन में अब की और 3 ऐड करते हैं तो जो फ्रैक्शन है 5/6 बन जाता है। बताओ फाइंड द फ्रैक्शन, मतलब कि बताओ कौन वो फ्रैक्शन जो है वो क्या है। तो देखो पहले जानते हैं हम फ्रैक्शन क्या होते हैं, सही है। तो फ्रैक्शन जो होते हैं ना, जो हमारे अपॉन की फॉर्म में लिखे हो, जैसे 1/2, 7/5, 4/3, ये सारे हमारे क्या होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर होते हैं। जो भी नंबर अपॉन में लिखा हो तो उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। इसमें 2 चीजें होती हैं, जो ऊपर वाला लिखा होता है इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, सही है ना, और इसको बोलते हैं क्या, डिनोमिनेटर, सही है। तो देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। तो ये हर बार क्या कर रहा है, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है, तो हम लेट क्या करेंगे, न्यूमिनेटर ऐड कर लेंगे, क्योंकि कोई फ्रैक्शन जो है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो न्यूमिनेटर और एक डिनोमिनेटर। तो इन्हीं को ही लेट कर लेंगे। अब ये 5th पार्ट है 3rd का, लेट द न्यूमिनेटर बी x। हमने मान लिया जो हमारा न्यूमिनेटर है वो कितना है, x है। ऐसे ही लेट द डिनोमिनेटर बी y, और हमने मान लिया इसका डिनोमिनेटर कितना है, y है। अब देखो कोई भी फ्रैक्शन है अपॉन की फॉर्म में होता है तो x/y की फॉर्म में होता है कोई भी डिनोमिनेटर, मतलब कि फ्रैक्शन। इसमें क्या है, ऊपर वाला हमारा न्यूमिनेटर है, तो ये रहा देखो न्यूमिनेटर ऐड कर रखा है x, और ये क्या होता है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर ऐड कर रखा है हमने y। अब इसमें पहले केस में क्या कर रहा है, वो दोनों तरफ 2 ऐड कर रहा है, यहाँ भी 2 ऐड कर रहा है उसके न्यूमिनेटर में और उसके डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करता है, तो फ्रैक्शन बन जाता है कितना, दे रखा था हमें, देखो एक बार फ्रैक्शन दिया हुआ है हमें 9/11, तो 9/11 बन जाता है। तो इंटू कर लो इसकी, तो 11 बन जा 11x प्लस 22 इक्वल टू में 9y प्लस का 18, कुछ नहीं करा, इंटू करिए बस, क्रॉस इंटू करिए, सही है ना। अब देखो 11x को तो ऐसे रहने दो, इस 22 को उधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 9y
प्लस का 18 पहले से रखा हुआ था, ये 22 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 11x इक्वल टू में आ जाएगा 9y माइनस का 4। ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद क्या बोला, अब की बार इन्होंने बोला कि अगर किसी फ्रैक्शन में, अब की बार उसी फ्रैक्शन में हम दोनों तरफ 3 ऐड कर देते हैं, मतलब कि उसके न्यूमिनेटर में भी और उसके डिनोमिनेटर में अगर उसके 3 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन जो है 5/6 बन जाता है। तो फ्रैक्शन होता क्या है, x/y की फॉर्म में, 3 यहाँ ऐड कर दिया और 3 उसके डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया तो 5/6 बन जाता है, 5/6 ही बन जाता है। हाँ, तो इसके इंटू इसमें कर देते तो कितना आ जाएगा 6x प्लस ये आ जाएगा 18 इक्वल टू में 5y प्लस का 15। अब देखो 6x ऐसी है, 18 को उधर ले आओ तो 5y प्लस का 15 ऐसे का ऐसी था, ये 18 इधर आएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। तो अब देखो 6x इक्वल टू में 5y, 18 में से 15 गए तो माइनस का 3, ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे लगा के इसे सॉल्व करेंगे हम। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, x या y की किसी भी एक की हम टेम्परेरी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसे मान लो हम इक्वेशन नंबर, हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर उसमें सेकंड से निकाल लेते हैं x की वैल्यू, इक्वेशन से सेकंड से निकाल देते हैं हम फ्रॉम सेकंड, सेकंड से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 6x बराबर क्या है 5y माइनस का 3, 6 को नीचे लिया हो तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 5y माइनस का 3/6। ये x की टेम्परेरी वैल्यू आ गई। इसको किस में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि जिससे भी निकालते हैं उस इक्वेशन में ना रखकर दूसरी इक्वेशन रखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 11x इक्वल टू में 9y और माइनस का 4 है, रख दो यहाँ रखो। तो 11 इंटू में x की वैल्यू ये रही 55 माइनस का 3/6 और इक्वल टू में 9y माइनस का 4। कुछ नहीं करा, बस वैल्यू रखी है। अब इंटू कर लो, इसके इंटू इधर करोगे तो 55 हो जाएगा, माइनस इसके इंटू इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 55, ये 5y है। ये देखो x की वैल्यू रखी है ना, तो x की वैल्यू हमारी ये थी 5y माइनस 3/6। अब करो 15, ये हो जाएगा 55y माइनस का 33। अब इसके इंटू इधर हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 6 की इसमें हो जाएगी, कितना हो जाएगा 54y और माइनस का 24। अब देखो y एक तरफ कर लो और हमारे जो नंबर हैं उनको एक साथ कर लो। देखो ये इसको इधर ले आओ तो 55 तो पहले से था यहाँ, इसको इधर ले आए तो कितना हो जाएगा 54y माइनस का, प्लस की संख्या थी इधर आ गई तो माइनस की हो गई। अब ये माइनस का 33 उधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 33 और माइनस का 24 तो पहले से रखा हुआ था यहाँ। अब देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो y आ जाएगा ये, और इधर से इधर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 9 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9। y का मतलब ये हमारा आ गया डिनोमिनेटर, सही है ना। अब देखो इसको किसी में भी रख दो, मान लो हम रख देते हैं फ्रॉम सेकंड में, तो सेकंड इक्वेशन में है हमारी 6x इक्वल टू में 5y और माइनस का 3। तो अब देखो 6x इक्वल टू में 5 इंटू में y की वैल्यू ये रही 9 और माइनस का 3, तो 6x इक्वल टू में 9 की 5 में करेंगे 45 माइनस का 3, तो ये आ जाएगा हमारा 6x इक्वल टू में 45 में से 3 गए तो कितना बचेंगे 42। x की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड में ले आएंगे इधर, तो 42/6, इससे ये कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो x की वैल्यू 7 आ गई, मतलब कि न्यूमिनेटर की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू कितनी आ गई 9। अगर हम उस फ्रैक्शन की बात करें कि वो पूछ रहे थे ना कि वो फ्रैक्शन क्या है, तो फ्रैक्शन किस किस से मिलकर बना होता है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। x की वैल्यू कितनी आई है 7, ये हमारा न्यूमिनेटर था ना तो ऊपर रखेंगे इसे हम, ये हमारा डिनोमिनेटर था तो इसे नीचे रखेंगे। तो जो फ्रैक्शन वो कह रहे थे ना वो ये है, सही है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है थर्ड का 5th पार्ट ये भी हमारा फिनिश हो गया। अब चलते हैं अपने लास्ट पार्ट पर, इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट पर 6 पर। नेक्स्ट पार्ट पढ़ो एक बार। इन्होंने बोल रखा है 5 years hence, मतलब कि अब से 3 साल बाद द एज ऑफ जेकब्स विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब कि अब से 5 साल बाद
जेकब की जो एज है उसकी बेटे की एज की कितने गुना हो जाएगी? 3 टाइम्स, मतलब कि 3 गुना हो जाएगी। एक मिनट, इन्होंने बोला है क्या? 5 years hence, मतलब कि 5 साल बाद द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब कि इसकी जो एज है जेकब की वो 3 साल बाद उसके 5 साल बाद इसके बेटे की 3 गुना हो जाएगी। फिर इसके बाद बोला 5 years ago, मतलब कि 5 साल पहले जेकब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, और 5 साल पहले वो अपने बेटे की एज का 7 गुना था, मतलब कि 7 टाइम्स था। अब उन्होंने बोला है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, इनकी प्रेजेंट एज बताओ, किसकी? जेकब की और जेकब के सन की, मतलब कि उसके लड़के की। तो देखो एक आसान लैंग्वेज में बता देता हूँ दोबारा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। उन्होंने बोला कि 5 साल बाद जेकब की जो एज है उसके बेटे की एज से कितने गुना हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी, सही है ना। फिर उन्होंने बोला 5 साल पहले, 5 साल पहले जो था जेकब अपने लड़के की एज का 7 गुना था। तो बताओ दोनों की एज क्या है, प्रेजेंट एज क्या है, मतलब इस टाइम वो कितने कितने साल के हैं। तो देखो छठा पार्ट है ये, तो लेट करेंगे हम, लेट द एज ऑफ जेकब, जेकब की एज जो है वो कितनी है? x ईयर, मतलब कि जेकब जो है इस टाइम कितने साल का है? x साल का है। प्रेजेंट एज और लिख लेना यहाँ, तो यहाँ लिख लो लेट द प्रेजेंट एज, क्योंकि उन्होंने पूछा है प्रेजेंट एज। फिर यहाँ लिखो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, यहाँ लिख लो जेकब सन बी वाई ईयर, मतलब कि उसके लड़का कितने साल का है? उसके लड़का है y ईयर का। अब उन्होंने बोला था कि भाई 5 साल बाद, तो हमें 5, इन क्वेश्चन में क्या होता है जब वो बोलता है ना 5 साल पहले या 3 साल बाद, तो हम क्या करते हैं पहले उस 3 साल बाद की एज निकालते हैं, फिर लगाते हैं सारी कंडीशन। तो उन्होंने बोला है पहले अब से 5 साल बाद, तो हम 5 साल बाद की एज निकालते हैं पहले। तो 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब कि अब से 5 साल बाद, 5 साल बाद जो जेकब की जो एज है वो कितनी हो जाएगी? भाई अभी तो x साल का है, 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? x + 5, और जेकब के सन की एज कितनी हो जाएगी? सन एज, उसके लड़के की एज कितनी हो जाएगी? अभी y साल का है, तो 5 साल बाद वो भी तो बड़ा होगा, तो y + 5 ईयर का हो जाएगा। तो उन्होंने बोला था 5 साल बाद द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब कि जो जेकब है 5 साल बाद अपने लड़के का 3 गुना हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा? जेकब। तो यहाँ जेकब किसके बराबर होगा? जेकब की जो एज होगी x + 5, वो किसके बराबर होगी? उसके बेटे की एज की। तो उसके बेटे की एज कितनी है? y + 5, इसकी कितना? 3 गुना। तो बस बहुत सिंपल होते हैं ये, इनकी ना ऐसे लैंग्वेज वाले जो सवाल होते हैं ना, इनकी बस लैंग्वेज ही हार्ड होती है, बहुत सिंपल होते हैं ये। तो देखो x + 5 ऐसे का ऐसी है, इसके अंदर इंटू कर लो, तो हो जाएगा 3y + का 15, 5 को उधर भेज दो, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3y + का 15 माइनस का 5, क्योंकि प्लस का 5 उधर गया तो माइनस का, तो x बराबर आ जाएगा 3y + का 10। ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब उन्होंने क्या बोला था? ये तो हमारी फर्स्ट निकल गई। अब उन्होंने बोला था कि अब से 5 साल पहले, लिख रहा है ना 5 years ago जेकब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब कि 5 साल पहले वो अपने लड़के की एज का 7 गुना था, सही है ना। तो 5 साल पहले की बात हुई है, तो हमें 5 साल पहले की एज निकालनी पड़ेगी पहले, है ना। तो यहां लिख देंगे हम 5 years ago, एगो का मतलब होता है पहले। 5 साल पहले जेकब कितने साल का होगा? भाई हमने मान रखी है 5 साल पहले जेकब की एज कितनी होगी? भाई अभी x साल का है वो, तो 5 साल पहले कितने साल का होगा? x - 5 ईयर का। ऐसे ही जेकब के लड़के की एज कितनी होगी? सन एज। भाई अभी y साल का है, तो 5 साल पहले कितने साल का होगा? y - 5 ईयर का होगा।
सीधी सी बात है। अब कंडीशन लगाओ। अब उन्होंने बोला था कि जेकब जो है 5 साल पहले अपने लड़के का 7 गुना था, है ना। तो लगाते हैं, देखो सिंपल है। कौन था? जेकब। तो जेकब की जो एज होगी वो किसके बराबर होगी? उसके बेटे की एज का कितना था वो? 7 गुना। तो 7 से इंटू कर दी, बहुत सिंपल है। अब देखो x माइनस 5 ऐसे का ऐसी है, 7 की y में करेंगे 7y, माइनस का 7 की 5 में करेंगे 35। तो बहुत सिंपल है ये। तो देखो x माइनस 5 ऐसे का ऐसी है इक्वल टू में, सॉरी ऐसा कर लो, माइनस का 5 है ना, उधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा ये। तो x बचेगा इधर, तो 7y और माइनस का 35 तो पहले से ऐसी था, है ना। इस 5 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। x इक्वल टू में 7y, 35 में से 5 गए तो माइनस का 30 बचेगा। ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब हम वो इनको सॉल्व करेंगे किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते थे भाई? कि भाई पहले हम किसी भी इक्वेशन से x या y की क्या निकाल लेते थे? एक टेम्परेरी वैल्यू निकाल लेते थे। तो मान लो फर्स्ट से निकालना है, निकाल ले, क्या है निकाली हुई है, x की तो वैसे ही सेपरेट आई हुई है, x की वैल्यू है 3y प्लस 10। इसको किस में रख दे रहे हैं? इक्वेशन सेकंड में। तो फ्रॉम सेकंड से कर ले रहे हैं। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन है हमारी x बराबर 7y माइनस का 30। x की वैल्यू यहां से देख लो कितनी है, 3y प्लस का 10 इक्वल टू में 7y और माइनस का 30। कुछ नहीं करा, बस यहाँ से x की वैल्यू इसमें रख दी। अब देखो इस 3y को इधर ले आओ और इस 30 को इधर ले आओ, समझ में आ रहा? 3y को इधर ले आओ और 30 को इधर ले आओ, कि हमारा जो y का मतलब कि वेरिएबल का जो बड़ा एलिमेंट है वो इधर की साइड है, सही है ना। तो 7y तो पहले से रखा हुआ था यहाँ, 3 उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3, है ना। अब इधर 10 पहले से रखा हुआ था, अब ये 30 है, माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा ये। अब इसमें से माइनस करो कितना हो जाएगा? 4y इक्वल टू में दोनों को प्लस करोगे कितना हो जाएगा? 40। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। y की वैल्यू का मतलब उसके सन की एज आ गई, मतलब कि उसका सन कितने साल का था? 10 साल का। 10 साल का है इस टाइम, तो प्रेजेंट एज मान रखी है ना हमने। अब इसको किसी भी इक्वेशन रख दो, मान लो हम सेकंड में रख रहे हैं, तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन है हमारी x इक्वल टू 7y माइनस का 30। तो x इक्वल टू में 7 इंटू में y की वैल्यू कितनी है? ये रही 10 माइनस का 30। अब x इक्वल टू में 7 की 10 में करेंगे 70 माइनस का 30, x इक्वल टू में कितना जाएगा? 40। मतलब कि जो जेकब होगा वो कितने साल का होगा? 40 ईयर का, सही है। और जो जेकब का सन होगा उसका, वो कितने साल का होगा? 10 साल का, सही है। बहुत आसान था ये, कुछ नहीं था, बस लैंग्वेज इसकी हार्ड थी और कुछ नहीं था बस। तो अगर वो ये जो हमारी एक्सरसाइज है 3.3 ये हमारी समाप्त हो चुकी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आप पे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और अगर आपको किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन चाहिए, किसी भी क्लास का अगर आपको लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में है, और मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है ना। और कमेंट करके बताइए कैसी वीडियो लगी, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ओके बाय।